हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। दोस्तों, हम कर रहे थे रेलवे के उन क्वेश्चन का क्रैश कोर्स कर रहे थे जो रेलवे में 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, मोस्टली जो टाइप पूछी है, इंपॉर्टेंट टाइप पूछी है रेलवे ने किसी न किसी एग्जाम के थ्रू, जैसे कि या तो फिर वो एनटीपीसी हो, ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, या मोस्टली कह सकते हैं ग्रुप डी में तो साइंस का आपको पता वेटेज हाई रहता है। और आरआरबी, जेई कांस्टेबल, ऐसा ही कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। पार्ट 1 किया था हमने 20 क्वेश्चन, मैथ्स के सुपर 100 क्वेश्चन किए थे, तो वो सारी लेटेस्ट टाइप हमने कवर की थी, जो रेलवे ने 2025 में पूछी थी। वैसे ही रीजनिंग का भी 100 सुपर 100 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था। अभी हम कर रहे हैं दोस्तों साइंस का। तो चलिए इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन, वो भी आप देखिए, काफी यूजफुल होंगे और इसी तरह से के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे देखने को। फर्स्ट क्वेश्चन है 21। सहसंयोजक अणुओं का गलनांक और क्वथनांक कम होता है क्योंकि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिकॉज, मतलब कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कोवलेंट मोल्स कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है वो काफी कमजोर होते हैं। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मीन्स खिंचाव फोर्स कह सकते हो आप हिंदी में इसको। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स काफी वीक होता है, इसलिए वो जल्दी पिघल जाते हैं और उबल जाते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। दे हैव वीक इंटरमोलिक्यूलर मोलिक्यूलर फोर्सेस। नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, जब दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? सिंगल कंपाउंड बनाएंगे, उसे ही बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, कह सकते हैं टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अम्ल की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। कौन सी एसिड की दोस्तों क्वालिटी नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू को, आपको बी आर अम्बेडकर टिक याद रखनी है, ब्लू को रेड में बदल देते हैं, ये अपने आप में ठीक है। दे हैव सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टा होता है, ये अपने आप में ठीक है। दे रिलीज ओ एच नेगेटिव आयन इन वाटर, ये गलत है दोस्तों, ये क्वालिटी है बेस की, ना कि एसिड की। एसिड क्या करता है? एसिड पानी में H प्लस आयन देते हैं, और ओ एच नेगेटिव आयन कौन देते हैं? बेस, जिसको अक्षार बोलते हैं बेस को हिंदी में। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? एसिड को अम्ल बोलते हैं। तो अम्ल की जो विशेषता है, एसिड की जो विशेषता है, पानी में क्या देगा? H प्लस आयन देगा, ना कि ओ एच नेगेटिव आयन। ओ एच नेगेटिव देता है बेस। ये गलत हो गया, ये क्वालिटी नहीं है। ये आपको बताना था कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन थी, ओ सॉरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एसिड का। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण प्रेक्षण किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने से इंगित करता है, होने को इंगित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट्स दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूं, कहने का मतलब ये है इसका कि कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। दोस्तों आपको याद रखना है सिंपल, अगर रिएक्शन के बाद पानी गर्म निकले या ठंडा लगे, तो आप समझ लेना हमेशा क्या है, वहां पे कुछ ना कुछ केमिकल बदलाव है, केमिकल चेंज है। इस चीज से पता चलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में बदलाव से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज। कहता है एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एल्कीन के लिए कार्बन के बीच डबल बॉन्ड चाहिए हमें। क्या चाहिए? डबल बॉन्ड चाहिए हमें, जो कम से कम कह सकते हैं दो कार्बन से शुरू होता है। कम से कम दो कार्बन से शुरू होना ही चाहिए, तभी तो बोलेंगे। एल्कीन के लिए आपको याद रखना है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए कम से कम, तो यहाँ पे बनेगा C2H4 मीन्स एथीन। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज क्या होगा? एथीन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए मैं और भी सिंपल तरीके में बता देता हूँ। C2
H2N, ये हो गया जनरल फॉर्मूला। एन की वैल्यू कम से कम एक पुट करेंगे तो क्या बनेगा, C2H2 बनेगा। और यही होगा सबसे छोटा एल्केन या कह सकते हैं फर्स्ट मेंबर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड? बैलेंस्ड कौन सी इक्वेशन है, कौन सी रिएक्शन है, ये आपको बताना है बैलेंस्ड है जो। मतलब आपको चेक करने होते हैं दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आपको चेक करने होते हैं। बैलेंस वही होती है जिसमें जो लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट होंगे उतने ही राइट हैंड साइड होंगे, जितने राइट की तरफ होंगे उतने लेफ्ट की तरफ होने चाहिए, तब इक्वेशन क्या होगी, हमेशा बैलेंस होगी। अब इसमें से बैलेंस कौन सी है, देखो 4 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है, 4 यहाँ पे है, और ऑक्सीजन कितने हैं दोस्तों, 2 हैं, और ये 2 सबके आगे लगा है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस अपने आप में राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following statements is true about the pH of a neutral solution at 25 डिग्री सेल्सियस? मतलब कहता है न्यूट्रल सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं हिंदी में उदासीन विलयन, उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है? आपको ध्यान रखना है 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच 7 के बराबर होता है, तो क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है दोस्तों, आपको याद रखना है 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 के बराबर होता है। राइट आंसर होगा इसका द पीएच इज इक्वल टू 7। प्योर पानी या न्यूट्रल चीजों का पीएच हमेशा क्या होता है, 7 होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड? कहता है पादपों में जनन की वह विधि निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है? ठीक है, सीधे तौर पे आपको बताना है प्लांट्स में वो मेथड जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, इसे बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। मतलब कि इसमें सीड्स कह सकते हैं बीज या फिर दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती है, प्लांट का एक हिस्सा ही नया प्लांट बना देता है। प्लांट का जो एक हिस्सा ही है पौधे का क्या बना देता है, नया पौधा बना देगा, प्लांट बना देगा। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी बच्चे को पिता से वसानुक्रम में वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ही। ठीक है, अगर बच्चे का फादर से क्या है, वाई क्रोमोसोम मिले तो बच्चा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है एक्स वाई कॉम्बिनेशन से लड़का मेल पैदा होता है, क्या होता है, मेल पैदा होता है। और वाई कहाँ से मिलता है, हमेशा फादर से आता है, मदर का तो एक्स होगा ही होगा, तो यहाँ से एक्स वाई से क्या बनेगा, मेल बनेगा, लड़का। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर द रीजनरेटिव सेल्स यूज्ड बाय हाइड्रा फॉर? कहता है हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादक कोशिकाओं रीजनरेटिव सेल्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? सीधे तौर पे हाइड्रा अपने रीजनरेटिव सेल्स का यूज किस लिए करता है? आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रा यूजेज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, हाइड्रा दोस्तों क्या करता है, बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन के लिए क्या करता है, हाइड्रा अपने रीजनरेटिव रीजनरेटिव सेल्स का यूज करता है। कारण क्या है इसका, क्योंकि हाइड्रा में एक छोटा सा बड निकलता है जो बड़ा होकर नया हाइड्रा बन जाता है। दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, अब परागण सेल पोलिनेशन निम्नलिखित में से किस में संभव होता है? सेल पोलिनेशन इज पॉसिबल ओनली इन, दोस्तों कहने का मतलब ये है, कहता है सेल पोलिनेशन सब परागण किस कंडीशन में होता है? आपको ध्यान रखना है सेल पोलिनेशन तभी पॉसिबल है जब फूल के दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कह सकते हैं मेल और फीमेल एक ही वक्त तैयार हों ताकि पोलन ग्रेन्स आसानी से स्टिग्मा तक पहुंच सके, पॉसिबल होता है। राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विद बोथ
स्टेम्स एंड पिस्टिल मैच्योरिंग एट द सेम टाइम। उभयलिंगी फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। उद्यान एक पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि डैश गार्डन इज एन इकोसिस्टम बिकॉज। सीधा दोस्तों कह सकते हैं, पूछा गया है गार्डन एक इकोसिस्टम क्यों है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब है जहां लिविंग थिंग्स, इंग्लिश में कहते हैं बायोटिक, और नॉन लिविंग थिंग्स एबायोटिक, जैसे कि मिट्टी, पानी और धूप एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं, उसे कहते हैं इकोसिस्टम। अब आप देखिए इकोसिस्टम, अब गार्डन के बारे में देखिए, गार्डन क्या है, इसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म आसपास में और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होंगे जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है ना, गार्डन में क्या होंगे, रहने वाले इसमें ऑर्गेनिज्म भी होंगे इसमें रहने के लिए, और क्या होंगे दोस्तों, नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होंगे जो इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं हम, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं, इसलिए कह सकते हैं गार्डन क्या है, एक इकोसिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 33। हाइड्रा में कलिका विकास बड डेवलपमेंट प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द बड डेवलपमेंट प्रोसेस इन हाइड्रा। मतलब कहता है हाइड्रा में बड डेवलपमेंट के लिए क्या होता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा के शरीर पर एक खास जगह सेल बार बार डिवाइड होकर एक छोटा सा बड बना देता है। एक छोटा सा क्या बना देता है, बड बना देता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक स्पेसिफिक साइट पर सेल डिवीजन होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सेल डिवीजन एट ए वन स्पेसिफिक साइट। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र स्टिग्मा की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टिग्मा इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में दोस्तों स्टिग्मा का क्या काम है, स्टिग्मा का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या काम है। आपको ध्यान रखना है पोलन ग्रेन के उतरने की जगह लैंडिंग साइट इसको बोला जाता है स्टिग्मा को, क्योंकि स्टिग्मा फूल का वो चिपचिपा हिस्सा होता है जहां पोलन ग्रेन्स उड़कर या कीड़े के जरिए आकर गिरते हैं। इस तरह से क्या होगा, ये लैंडिंग साइट की तरह काम करेगा, पोलन ग्रेन्स के उतरने की जगह कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पराग कणों का अवतरण सतल सर्विंग हैज द साइट वेयर पोलन लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 35। पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो फाइनल प्रोडक्ट होता है बीज, सीड्स बोलते हैं इंग्लिश में बीज को। कि फूलों में फर्टिलाइजेशन के बाद अंत में सीड्स बनते हैं, बीज बनते हैं, जिनसे नए पौधे उग सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा ऑप्शन ए, सीड्स। क्वेश्चन नंबर 36। राइजोप्स राइजोप्स में धागे जैसी संरचना क्या होती है? व्हाट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन राइजोप्स। दोस्तों आपको ध्यान रखना है राइजोप्स में, या कह सकते हैं राइजोप्स मीन्स फंगस में जो बारीक धागे जैसा नेटवर्क होता है उसे कहा जाता है कवक तंतु, कहा जाता है कवक तंतु। राइट आंसर होगा या हाइफे, ऑप्शन बी। यही पूछा गया है, राइजोप्स में जो बारीक धागे जैसा नेटवर्क होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं, हाइफे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निषेचन के बाद युग्मनज जाइगोट अनेक बार विभाजित होकर बीजांड ओव्यूल के भीतर कौन सी संरचना बनाता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स टू फॉर्म विच स्ट्रक्चर विद इन द ओव्यूल। मतलब कहता है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, हिंदी में बोलते हैं युग्मनज, से ओव्यूल के अंदर क्या बनता है? ये दोस्तों बनता है, आपको ध्यान रखना है, एम्ब्रियो, हिंदी में बोलते हैं भ्रूण।
जाइगोट कई बार डिवाइड होता है और एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है, तो आगे चलकर नया पौधा बनता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो या कह सकते हैं भ्रूण। क्वेश्चन नंबर 38, किसी जीन के वैकल्पिक रूपों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन? व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन? मतलब सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों कहता है जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स के लिए कौन सा वर्ड है जो हम यूज करते हैं या यूज किया जाता है। तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एलिली। एक ही जीन के अलग अलग वर्जन होते हैं, जैसे लंबाई के लिए टोल या फिर ड्वार्फ। ड्वार्फ को क्या बोला जाता है? एलिज कहते हैं। और हिंदी में बोलते हैं इसको युग्म विकल्पी। एक ही जीन की अलग अलग वर्जन होते हैं, लंबाई और उसकी कह सकते हैं लंबाई के हिसाब से, या कह सकते हैं टोल है या ड्वार्फ है उसके हिसाब से। और इसी का दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा वर्ड है इसके लिए एलिली। और हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, वसांगति के नियमों को बनाने में किन दो विषयों के ज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? द नॉलेज ऑफ विच टू सब्जेक्ट्स प्लेड की रोल इन फॉर्मुलेटिंग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस? मतलब इनहेरिटेंस वसांगति के लॉज बनाने में किन दो सब्जेक्ट्स ने हेल्प की थी? इन सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी मैथ्स और साइंस। आपको ध्यान रखना है, मेंडल ने जब इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे तो उन्होंने बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का भी काफी बड़ा यूज किया था डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। साइंस तो है ही था, इसके अलावा और कौन सा है? मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे गतिशील जनन कोशिका मोटाइल जर्म सेल कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए मोटाइल जर्म सेल? तो ये कहा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मेल गैमेट को, नर युग्मक को कहा जाता है। यही पूछा गया, मोटाइल जर्म सेल किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है मेल गैमेट को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेल गैमेट मीन्स स्पर्म मोटाइल होता है, क्योंकि उसे फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए मूव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए दोस्तों उसको मूव करना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है इसको मेल गैमेट, नर युग्मक। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ये थे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं और रेलवे ने पूछे हैं। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछे हैं 2024। आप हर शिफ्ट का नंबर भी लिखा हुआ है कि कौन सी शिफ्ट में कब पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में अभी आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दो पार्ट में हमने ये 40 क्वेश्चन कवर किए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।